हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो अब तक हम लोग ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं कि ये केवल एक आइडिया के तौर पे होगा, तो इसे आप लोग सफिशिएंट या लास्ट नहीं मान के चलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे एमसीक्यू फ्रेम हो सकते हैं जो आप नोट से देखेंगे और बनाएंगे। तो मैंने केवल एक आइडिया दिया हुआ है, तो वो उस पर पूरी तरीके से ये मान के नहीं चलना है कि ये मेरे लिए पर्याप्त है। आल्दो वो सफिशिएंट हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी और भी बहुत सारे एमसीक्यू फ्रेम होंगे जिन्हें आपको खुद करना होगा। एक छोटा सा सुधार मैं करना चाहूँगा। एब्रेशन इन इमेजेस का जो वीडियो मैंने डाला था, वहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में एक क्रोमेटिज्म था, जो कि मैंने क्रोमेटिक कम्बिनेशन लिखा हुआ था। तो एक क्रोमेटिज्म है, ए मैंने लिखना वहाँ पे छोड़ दिया था, तो उसे आप लोग सुधार करेंगे, है ना। एक्रोमेटिक कम्बिनेशन, एक्रोमेटिज्म क्या था? जब दो या दो से अधिक लेंस इस प्रकार कंबाइन किए गए हों कि वो सी ए और एस ए से पूरी तरीके से फ्री हों, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। एनीवे, आज हम लोग शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में 3 यूनिट आपके हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में आपके 3 पार्ट होंगे, फ्रेजनल, फ्राउनहोफर और ग्रेटिंग, और लास्ट में है पोलराइजेशन। एक एक करके इनका बनेगा। डिफ्रैक्शन का जो पार्ट है वो काफ़ी लॉन्ग भी है, वास्ट भी है, तो वहाँ से एमसीक्यूज आपके ज़्यादा फ्रेम होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं इंटरफेरेंस से भी बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक एमसीक्यू सारा ब्लैक बोर्ड पे बनाया जाए। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये होगा कि जो पॉसिबल एमसीक्यूज हैं जिनको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैंने लिखा हुआ है, बाकी मैं ओरली यहाँ पे डिस्कस करूँगा वीडियो में, और वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आपको आंसर बताया जाएगा, मैं आइडिया बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शन आएगा और क्या आपको करेक्ट करना होगा। तो ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस जो स्टार्ट हुआ था, इंटरफेरेंस की जो पहली टॉपिक शुरू हुई थी वो था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये आप लोग वेव एंड ऑसिलेशन में भी पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब दो या दो से अधिक वेव किसी मीडियम में सुपरइम्पोज करती हैं तो उनका रिजल्टेंट जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो किसी पॉइंट पे दोनों इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, और यहीं से इंटरफेरेंस हम लोगों का शुरू भी होता था। सिंपली अगर मान लीजिए दो वेव्स हमारे पास हो, तो दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड पता था, एम्पलीट्यूड पता था, एक y1 है एक y2 है, और अगर इनका रिजल्टेंट देखा जाए सुपरपोजिशन के बाद तो y, और अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर y इक्वल टू y1 प्लस y2। और चूंकि इसका एम्पलीट्यूड मैंने a माना था या a1 माना था, इसका मैंने a2 माना था, इसकी इंटेंसिटी I1 मानी गई थी, इसकी इंटेंसिटी I2 मानी गई थी, तो इसको सॉल्व किया गया था। और सॉल्व करने के बाद इनका मान लेते हैं कि जब आपका ये दोनों सुपरइम्पोज हुआ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A आ गया और इंटेंसिटी I आ गई। तो A और I क्या था, और हम लोगों ने लिखा हुआ था इसको, अगर आपको याद हो जो नोट्स में मैंने लिखवाया था, कि जो आपका इंटेंसिटी था, सॉरी एम्पलीट्यूड, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, फाइव के बीच का डिफरेंस था, अगर आपको याद हो। और उसी तरीके से अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी को भी लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। इस टर्म्स को हम लोगों ने कहा था इंटरफेरेंस टर्म्स, क्योंकि ये फाइव डिफाइन करेगा, यानी दो वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो डिफाइन करेगा कि इंटेंसिटी कब आपकी मैक्सिमम होगी सुपरइम्पोज करने के बाद और कब आपका मिनिमम होगा। और इसी को मैंने कहा था इंटरफेरेंस, द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी या लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू द सुपरइम्पोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो ये सब कुछ हम लोग देख चुके थे। यहां से हम लोगों ने कंडीशन फॉर मैक्सिमम और कंडीशन फॉर मिनिमा कैलकुलेट किया हुआ था। मैंने कहा cos फाइव की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। तो अगर +1 लेंगे तो I मैक्स आएगा, -1 लेंगे तो I मीन होगा, यानी I मिनिमम होगा। और उस बेसिस पे हम लोगों ने निकाला कि दो वेव्स जो ट्रैवल कर रही हैं उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, फाइव के। और फिर एक रिलेशन और आया था हम लोगों के पास, अगर आपको याद हो, पार्ट डिफरेंट और फेज डिफरेंस में। तो पार्ट डिफरेंट क्या था और फेज डिफरेंस क्या था, ये क्लास 11th की चीज है। यहाँ पे सीधे सीधे आपको रिलेशन बताया गया था, x इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 5, जहां x पार्ट डिफरेंस और फाइव क्या था, फेज डिफरेंस था। तो ये सब हो चुका था, ओके। और इस बेसिस पे कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा निकाला गया था। अगर आपको याद हो तो मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन निकाली गई थी वहां मैंने लिखा था कि मैक्सिमा के लिए कंडीशन होगा x इक्वल टू n लैम्डा, मिनिमा के लिए कंडीशन होगा
x इक्वल टू 1 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 n की वैल्यू कहां से शुरू होगी, कैसे क्या होगा, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। तो ये तो अब इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे। फिर हम लोगों ने देखा था आई मैक्स और आई मिनिमम कितना होगा, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, और इसके बारे में भी पढ़े थे कि आई मैक्स को क्या लिखा जाए, आई मिनिमम को क्या लिखा जाए। इस पे हमने एक दो न्यूमेरिकल भी करवाया था जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। आई मैक्सिमम रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, आई मिनिमम रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, और उस पे न्यूमेरिकल। तो मुझे जहां तक लग रहा है और ये मेरा पक्का विश्वास है कि एक न्यूमेरिकल याद करिए, मैंने बताया था कि दो आपके एक न्यूमेरिकल इस तरीके से पूछा गया था, मैंने सॉल्व भी करवाया था। द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू इंटरफेयरिंग बीम्स ऑफ लाइट इज अल्फा, मतलब इंटेंसिटी रेशियो पता था, I1 और अपान I2 की वैल्यू पता थी जो कि अल्फा था। तो कह रहा था आई मैक्स प्लस आई मीन डिवाइडेड बाई आई मैक्स माइनस आई मीन की वैल्यू निकालिए, सीधे सीधे आंसर आया था 2 रूट अल्फा 1 प्लस अल्फा के करके। तो इस तरीके से आपके और भी एक दो न्यूमेरिकल मैंने कराए थे, उनको आप अच्छे से देखेंगे। पूरा विश्वास है कि कोई एक एमसीक्यू इस तरीके के न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ सकता है। आपको वेव्स का इंटेंसिटी का रेशियो गिवन होगा I1 अपान I2 और I मैक्स अपान I मीन पूछेगा, या ये रेशियो आपका पूछा जा सकता है। समटाइम्स एम्पलीट्यूड का भी रेशियो पूछा जाएगा, इस पे आप निकालेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू किए थे। आगे आपका आया था YDS से, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, उसकी फाइंडिंग जो थी वो हमें पता करना है। फ्रिंज विड्थ कितना था, फ्रिंज विड्थ के बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो पूरा फाइनल डेरिवेशन आया था उसमें जो मैक्सिमा का पोजीशन था वो क्या था, मिनिमा का पोजीशन था वो क्या था, एक्शन लिखे थे मैक्सिमा के लिए भी मिनिमा के लिए भी, ये सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। ओके, तो ये डिस्कस किया जा चुका था। फिर उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों जो बीम थी उनके बीच का पार्ट डिफरेंस था, और उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन निकाली गई थी इसी तरीके का कंडीशन यूज करके। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि जो फ्रिंज आपका बन रहा है उस फ्रिंज का विड्थ क्या है, वहां पे ये प्रूव किया गया था कि जो आपका सेपरेशन है, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, दो कॉन्जुगेटिव ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज सेम था, वो डी लैम्डा पर स्मॉल डी था। कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन बोथ द स्लिट, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट्स। और यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन था। एंगुलर सेपरेशन के बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर बीम आपका हो और एक बीम के रास्ते में मैंने कोई टी थिकनेस का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ग्लास प्लेट इंसर्ट कर दिया हो, तो उस केस में फ्रिंज पे क्या असर पड़ता था। मैंने देखा कि फ्रिंज आपका शिफ्ट कर जाएगा। वो शिफ्टिंग कितने की इक्वल आती थी, ये यहाँ पे दिया गया था, x इक्वल टू टी म्यू माइनस 1 डी बाई कैपिटल डी, और उसी को दूसरे फॉर्म में बीटा बाई लैम्डा से भी रिप्लेस करते थे। इस पे भी न्यूमेरिकल कराए गए थे, और यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू आपके फ्रेम होंगे। तो हम लोग इस पे बेस जो भी न्यूमेरिकल या एमसीक्यू बन सकते हैं उसको देखेंगे। आई मैक्स रूट आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर, आई मीन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। उस पे बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, दो तीन मैंने करवाए हैं, उसमें से एक तो आना ही चाहिए जैसा कि मुझे लग रहा है। एनीवे, आगे कंटिन्यू करते हैं। पूछेगा कि द मेन प्रिंसिपल यूज इन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पे कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, हाइजेनबर्ग जो कि बिल्कुल गलत है, क्वांटम मैकेनिक्स जो कि बिल्कुल गलत है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका होगा। फिर इसके बाद आपका दिया गया है व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एट द इंटेंसिटी बिकम्स, सेम एम्पलीट्यूड के जब ऐड होते हैं तो इंटेंसिटी कितनी होती है, और ये चीज मैंने बताई थी कि कितना होगा, हाफ होगा, डबल होगा, 4 टाइम्स होगा, और सेम एम्पलीट्यूड का कह रहा है। तो एम्पलीट्यूड हमें ये पता है कि जो आई होता है जनरली वो ए स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और जब एम्पलीट्यूड आपका डबल हो रहा है, दो ऐड कर रहे हैं तो उनका स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 4 टाइम्स। ये आप सीधे सीधे करेंगे। अब इस पे और भी न्यूमेरिकल बनेंगे जो आप फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन स्प्लिटिंग ऑफ, दो तरीके का इंटरफेरेंस फिनोमेना, ऑन द स्प्लिटिंग ऑफ वेव फ्रंट, यानी कि वेव फ्रंट का डिवीजन था, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। शुरुआत में YDSC के बारे में कहा गया था कि ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के, याद करिए इस ऑब्जर्वेशन को थॉमस यंग ने ये मान के एक्सप्लेन किया था कि हाइजेंस की वेव फ्रंट थ्योरी है और आपके जो डिफरेंट वेव फ्रंट्स हैं वो सुप्रीमपोज कर रहे हैं, है ना, और फिर लोकस लेके पॉइंट डार्क ब्राइट का पोजीशन, अगर आपको फिगर याद आ रहा हो तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा।
कह रहा है कि द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट यूजफुल ओनली विथ, दो तरीके के सोर्स बताए गए थे, एक नैरो सोर्स था और एक ब्रॉड सोर्स था। याद करिए, मैंने कहा डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के एक्सपेरिमेंट किस पे होंगे, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के एक्सपेरिमेंट किस पे होंगे। यहां पे डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट की बात की जा रही है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा नैरो सोर्स, हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है कि इन द केस ऑफ व्हाइट लाइट व्हाट वुड बी द चेंज इन द ऑब्जर्वेशन। अगर मान लीजिए YDSC में हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स के जगह पे व्हाइट लाइट यूज करते हैं, तो कहा गया कलर्ड फ्रिंजेस बनेंगे, लेकिन सेंटर पॉइंट अभी भी आपका क्या होगा, व्हाइट होगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे जितनी भी आपकी वेवलेंथ जाके मैच कर रही हैं सब कंबाइंड होगा, पार्ट डिफरेंस सबके लिए सेम आ जाता था, और इसलिए सेंटर आपका ब्राइट और उसके दोनों तरफ कलर्ड फ्रिंजेस होंगे, ये भी आपका बताया गया था। तो ये हमारा हो जाएगा कलर्ड फ्रिंजेस विथ व्हाइट फ्रिंजेस, है ना। अब यहाँ पे कह रहा था कि एक बढ़िया न्यूमेरिकल जो पूछा जा सकता है, MCQ पूछा ये गया है कि इन YDSC इफ द होल ऑपरेटस इमर्ज्ड इन वाटर, अगर पूरा का पूरा ऑपरेटस ही वाटर में इमर्ज कर दिया जाए, उस केस में क्या होने वाला है। मैंने बताया था कि अगर पूरे ऑपरेटर्स को आप म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में इमर्ज करते हैं, उस केस में जो फ्रिंज आपका दिया गया था फ्रिंज विथ, वो म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन होगा डिक्रीजेस, खत्म हो जाता है, मतलब अगर ऑपरेटर्स को आपने इमर्ज कर दिया हुआ है तो फ्रिंज शिफ्ट या फ्रिंज विथ जो है वो डिक्रीज करेगा म्यू टाइम्स। अब इस पे 5-7 MCQ बन सकते हैं, केवल और केवल इस वाले पे पूछ दिया जाए कि अगर इसको हाफ किया जाए तो फ्रिंज विथ पे क्या असर पड़ेगा, इसको डबल किया जाए तो क्या असर पड़ेगा, लैम्डा चेंज किया जाए तो क्या असर पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था, इफ वी आर यूजिंग अ 2 मोनोक्रोमेटिक सोर्स, समटाइम्स मैंने पहले ग्रीन लिया हुआ है फिर रेड लिया हुआ है, तो कह रहा है किसमें फ्रिंज शिफ्ट ज्यादा होगा। तो आप देखते हैं लैम्डा पे डिपेंडेंसी, लैम्डा जिसके लिए ज्यादा बीटा भी ज्यादा, लैम्डा जिसके लिए कम बीटा भी कम, स्मॉल डी जिसके लिए कम बीटा उसके लिए ज्यादा। तो ये घुमा के बस इधर उधर आपको घुमा के यहां से बहुत सारे MCQ बनाए जा सकते हैं। एंगुलर विथ का भी यही दिया गया था। इसी तरीके से आपको ये एक न्यूमेरिकल MCQ के फॉर्म में आ सकता है कि अगर एक पाथ में मैंने T थिकनेस का कोई स्लैब, ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है, तो फ्रिंज शिफ्ट पे क्या असर पड़ेगा। इस पे 2-3 न्यूमेरिकल मैंने कराए थे, न्यूमेरिकल को अच्छे से देखेंगे, उस फॉर्म में आपके MCQ बन सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इंटेंसिटी वाला जो मैंने बताया वो भी आ सकता है, और भी इस पे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। अब कैसे न्यूमेरिकल बन रहे हैं एक बार इसको, तो और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी इस पे बनेंगे, वो आप देखेंगे। मैक्सिमम मैं यहाँ पे आपको लिखवा नहीं सकता ब्लैक बोर्ड पे, तो खुद ब खुद उसको देख सकते हैं। और 1-2 MCQ जो पूछे गए हैं, इन पे इंटरफेरेंस का बेसिक जो है, बेसिक जो डेफिनेशन हो सकता है कि द फिनोमेना which produces colors in a soap bubble is due to, है ना, कलर्स प्रोड्यूसेस इन अ सोप बबल इज ड्यू टू। तो मैंने बताया था इंटरफेरेंस फिनोमेना की वजह से वो कलर्ड आपका दिखता है। फिर कह रहा है कि 2 लाइट सोर्स आर कोहेरेंट व्हेन, ऑप्शन ए दिया गया है देयर एम्पलीट्यूड्स आर सेम, ऑप्शन बी देयर फ्रीक्वेंसीज आर सेम, ऑप्शन सी देयर वेवलेंथ आर सेम, एंड ऑप्शन डी देयर फ्रीक्वेंसीज आर सेम एंड देयर फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो कोहेरेंट का डिफिनेशन यही था, कांस्टेंट फेज डिफरेंस विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी। फिर इसके बाद एक टॉपिक मैंने लिखवाया था, क्या, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, 5-7 पॉइंट था, उसको आप अच्छे से समझेंगे। अब वहां से MCQ पता चलेगा, ये लिख रहा है एक MCQ बने कि विच आर द फॉलोइंग इज द नॉट कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। तो 5 पॉइंट है, 4 दिया, 5वां कुछ और दे दिया, तो आप उसको टिक करेंगे जो नहीं है उसमें। एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, नियरली फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, दोनों वेव्स के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए, ये सब कुछ भी आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक और पूछा गया था, बेस्ट वे टू डिमॉन्स्ट्रेट, नहीं ये नहीं था, यस, ए सोप फिल्म अपीयर्स कलर्ड इन व्हाइट लाइट बिकॉज ऑफ, दोबारा ये आपका चेंज करके पूछा गया है। ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी डिस्पर्सन एंड ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन। यानी कि सोप फिल्म आपका जो है वो व्हाइट लाइट में कलर्ड क्यों दिखाई देता है। मैंने बताया था एक थिन फिल्म आपका होगा और वो बनेगा तो उस केस में वो इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल होगा, है ना। तो ये सब भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जो 1 आपके लाइनर है उसको मैं जल्दी जल्दी ओरली डिस्कस कर रहा हूं यहां पे। यस,
द शेप ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व इन इंटरफेरेंस, यानी कि जो शेप होगा वो कैसा होगा। ऑप्शन ए स्ट्रेट, ऑप्शन बी सर्कुलर, ऑप्शन सी हाइपरबोलिक एंड ऑप्शन डी इलिप्टिकल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, हाइपरबोलिक। फिर आपका कह रहा है कि द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस विल चेंज पोजिशन to zero order fringes can be identified using, जीरो ऑर्डर फ्रिंजेस कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऑप्शन ए है यूजिंग व्हाइट लाइट, ऑप्शन बी है येलो लाइट, ऑप्शन सी है क्रोमेटिक एंड ऑप्शन डी है मोनोक्रोमेटिक। तो इस केस में व्हाइट लाइट का यूज करके हम लोग जीरो ऑर्डर के फ्रिंज को डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, व्हाइट लाइट। फिर आपका दिया गया है द शेप ऑफ पैटर्न, जो पैटर्न बनता है डिपेंड्स ऑन, चार ऑप्शन है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, ऑप्शन बी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ऑप्शन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड ऑप्शन डी शेप ऑफ द स्लिट। तो स्लिट के शेप पे भी डिपेंड करेगा कि जो शेप होगा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का वो कैसा होगा। एक न्यूमेरिकल आपका पूछ दिया गया है सीधे सीधे फार्मूले पे, कह रहा है कि अ थिन शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर, म्यू गिवन है टी, स्मॉल टी गिवन है, इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ लाइट ऑफ वन बीम, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑब्जर्व। सीधे सीधे पाथ डिफरेंस क्या होगा वो भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते। तो ये आपका बन सकता था, इस पे सीधे सीधे न्यूमेरिकल आपको अप्लाई करना है। ऑप्शन इसका दिया गया है 0.003 मीटर, ऑप्शन बी 0.005 मीटर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आप लोग उसे सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन अभी नहीं लिया है, बस प्रॉब्लम जो था उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर इसके बाद दिया गया है कि yes in YDSC if apparatus is immersed in water, वो जो जैसा कि मैंने अभी जस्ट लिखा दोबारा ये रिपीटेड है। फिर आपका पूछा गया है in YDSC the distance between two slit is halved and the distance of screen from the slit is doubled, यानी कि स्मॉल डी को हाफ कर रहा है और कैपिटल डी को डबल कर रहा है, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा। लिखा है 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1/4 टाइम्स, 1/2 टाइम्स। तो इसको भी देखेंगे। एक और पूछा गया था मतलब पूछा जा सकता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज एविडेंस दैट लाइट हैव वेव नेचर, लाइट हैव अ पार्टिकल नेचर, लाइट हैव अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड नथिंग। तो इंटरफेरेंस इस बात को प्रूव करता है कि लाइट का कैसा नेचर है, वेव नेचर है। फिर आपका आगे पूछा गया है, और वो जितने भी अब आगे आपके पूछे जाएंगे वो आपके होंगे किसके द्वारा, न्यूटन्स रिंग से। अब आगे हम लोग देख चुके हैं। अच्छा 2-3 टॉपिक और भी था, उस पर भी आप छोटे मोटे एमसीक्यू बनाएंगे। जैसे पूछा गया था कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स क्या मोनोक्रोमेटिक हो सकते हैं, दो इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या आपके कोहेरेंट सोर्स के तौर पे काम करेंगे। आंसर मैंने लिखवाया था नहीं, अगर आपको याद हो, 60 नोट के तौर पे 2 नंबर में। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा। फिर इसी तरीके से एक छोटा सा आर्टिकल मैंने लिखवाया था, नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स की आवश्यकता क्यों होती है, क्या रीजन है कि हम लोग उसका यूज करते हैं, है ना। नैरो सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स, वो भी दिया गया था, उसको भी एक बार आप जरूर डिस्कस करेंगे। अब आगे की और एमसीक्यू। ओके, नेक्स्ट आपका एमसीक्यू क्या था, इन YDSC द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज हाफ्ड and distance between the screen to the slit is doubled, then fringe width will be। एक को हाफ किया जा रहा है और एक को डबल किया जा रहा है। सीधे सीधे फार्मूला बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 टाइम्स। जो भी आए उसको एक बार जरूर सॉल्व करेंगे। फिर दिया गया है एक्सटेंडेड सोर्स इज यूज्ड इन, एक्सटेंडेड सोर्स किस में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है न्यूटन्स रिंग, ऑप्शन बी है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी है फ्रेजनल बाइप्रिज्म एंड ऑप्शन डी है आल। तो सबको पता है कि एक्सटेंडेड सोर्स का यूज हम लोग किस में करते हैं, न्यूटन्स रिंग में, क्योंकि वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पे है और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वहां पे एक्सटेंडेड सोर्स की आवश्यकता थी। फिर इसके बाद पूछा गया है कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट NRE, घबराएंगे नहीं इससे, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, डायमीटर की बात की गई थी। तो दो यहाँ पे, अब यहां से देखो कितने एमसीक्यू आएंगे, बहुत सारे आएंगे जो एक एक करके ओरली डिस्कस करूंगा। रेडियस या डायमीटर, अगर मैं ब्राइट की बात करूं तो लिखते थे n लैम्डा r, अगर मैं डार्क की बात करूं तो लिखते थे 2n + 1 n लैम्डा r। ये दोनों दिया गया था, ब्राइट के केस में भी दिया गया था और एक किसके लिए दिया गया था, डार्क के लिए। तो दोनों हम लोग देखेंगे, डार्क दैट्स वन और ब्राइट। तो यहां पे पूछ रहा है
इन NRE यानी न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स इज प्रोपोर्शनल टू, ब्राइट रिंग किसके प्रोपोर्शनल है, डार्क का किसके प्रोपोर्शनल है। तो ब्राइट रिंग के लिए यहाँ पे देखिए, डार्क रिंग के लिए मैंने बताया था, ब्राइट रिंग के लिए, डार्क रिंग के लिए नेचुरल नंबर पे और यहाँ पे ब्राइट के लिए और नेचुरल नंबर पे था। तो इस केस में जो हमारा ऑप्शन होगा √2n+1 करके दिया गया है, तो इसलिए हम ऑप्शन सी को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। यहां से पूछा जा सकता था कि डार्क के लिए कितना होगा, तो √n होता। इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म इज मेनली ड्यू टू, थिन फिल्म में इंटरफेरेंस फिनोमेना क्यों होता है, मैंने बताया था इट इज द ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर आपको याद हो तो फिगर यहां दिया गया था आपका, दोनों सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन और फिर इनर पार्ट पे था, और वो एक डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का एग्जांपल था। फिर पूछा जा रहा है इन YDSC वन स्लिट इज द कवर्ड द ऑब्जर्व इफेक्ट विल बी, अगर YDSC में एक स्लिट को कवर कर लिया जाए तो जो ऑब्जर्व किया जाएगा वो क्या होगा, फ्रिंजेस विल बी शिफ्ट, इंटेंसिटी रिड्यूसेस, इंटरफेरेंस विल नॉट अपीयर्स एंड ऑल। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक को मैंने बंद कर लिया हुआ है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि जब दोनों वेव्स नहीं होंगी, सुपरइम्पोजिशन नहीं होगा, इंटेंसिटी का बंटवारा नहीं होगा। ओके, आगे कह रहा है इन इंटरफेरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंजर्व, मुझे लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पे होगा। कौन सा आपका क्वांटिटी है जो कंजर्व रहता है, मास, सेकेंड एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी एंड लास्ट वन इज द एनर्जी। एंड यस, न तो एम्पलीट्यूड आपका कंजर्व रहता है, न तो इंटेंसिटी, एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है। हमने बताया था जो ब्राइट में गया डार्क में, तो एनर्जी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर कह रहा है कि व्हेन अ लाइट वेव्स सफर रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लास मीडियम, द चेंज ऑफ फेज ऑफ रिफ्लेक्शन वेव्स इन एयर इज स्टोक्स लॉ। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने कहा था बाउंड्री सरफेस की बात की गई थी और कहा गया 180 डिग्री यानी पाई का फेज चेंज होगा। अगर इसी प्रॉब्लम में देखा जाए तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेकिन अगर मैंने यहां फेज ना लिख के आपका पार्ट डिफरेंस लिख दिया तो यही पाई ना होके कितना हो जाएगा, λ/2। सबको पता है कि फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन है, और पाई के करस्पॉन्डिंग जो पार्ट डिफरेंस होता है वो λ/2 होता है। तो ये हमारा होगा पॉसिबल एमसीक्यू जो इंटरफेरेंस में बन सकता है। फिर पूछा गया एक बार इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एग्जिस्ट, ऑप्शन ए ओनली इंटरफेरेंस इफेक्ट, ऑप्शन बी ओनली डिफ्रैक्शन इफेक्ट, ऑप्शन सी ओनली डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो YDSC में केवल एक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है और वो है इंटरफेरेंस, जिसका मतलब है इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, न्यूटन रिंग्स पे और जो पॉसिबल बन सकते हैं वो इस फार्मूले पे बेस्ड होगा न्यूटन रिंग में। जैसे कि एक जो बेहतरीन मुझे दिखा वो ये है कि इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट इफ सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ हायर वेवलेंथ, यानी पहले जो मैंने सोर्स यूज किया उसको रिप्लेस किया हायर वेवलेंथ से। तो कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेडियस, ऑप्शन ए रेडियस विल बी इंक्रीजेस, ऑप्शन बी रेडियस विल बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी नो इफेक्ट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मतलब अगर मैं लैम्डा को इंक्रीज करूंगा दोनों केस में, तो लैम्डा इंक्रीज करने के साथ रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा कि रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। फिर इसी में पूछा गया है कि अगर मैं जो गैप है, गैप किसके बीच में था, जो एयर फिल्म आपका बन रहा था, ये प्लेनो आपका ये ग्लास प्लेट था और ये प्लेनो कॉन्केव लेंस था आपका दिया गया था, और यही गैप था। कह रहा है कि अगर इस गैप में वाटर भर दिया जाए तो फिर उस केस में आपका रेडियस पे क्या असर पड़ेगा। पूछा गया है कि गैप इज द फिल्ड विथ वाटर, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेडियस। ऑप्शन ए रेडियस विल बी इंक्रीजेस, ऑप्शन बी रेडियस विल बी डिक्रीजेस, ऑप्शन बी नो इफेक्ट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऐसे केसेस में रेडियस जो होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कैसे डिक्रीज करेगा वो आप लोग सीधे देख सकते हैं कि क्या अंतर वहां पे आने वाला है। फिर कह रहा है कि इफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इफ वी रिड्यूस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी यहां जो इसका आर था, याद करिए इस तरीके से फिगर बनाया था, अगर आर को रिड्यूस करते हैं तो जो रिंग्स बनेगा उसके रेडियस पे क्या असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आर को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो जो रिंग्स का रेडियस होगा वो भी हमारा क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। फिर पूछा गया है इफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्रेटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम प्रॉब्लम चेंज करके इसको चेंज कर दिया जाए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को दूसरे लेंस के साथ, तो फिर क्या होगा, अगेन रेडियस विल बी इंक्रीजेस। देखिए घुमा के यही सब पूछा जा रहा है।
फिर कह रहा है कि बी रिड्यूस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस टू जीरो, आर को जीरो कर दें, आर को जीरो कर देंगे तो ऐसे केसेस में क्या होगा, नो फ्रिंजेस विल हैपन। फिर आगे कि द सेंट्रल स्पॉट इन द केस ऑफ न्यूटन्स रिंग्स इज ऑलवेज डार्क, ऑलवेज ब्राइट, समटाइम्स डार्क समटाइम ब्राइट एंड नन। तो मैंने कहा था कि जनरली t इक्वल टू जीरो होगा और वो डार्क का कंडीशन था, लेकिन t इक्वल टू जीरो जो यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है वो जनरली होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन क्या रखेंगे, डार्क में रखेंगे। फिर कह रहा है यस इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इफ वी रिड्यूस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस टू जीरो देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन न्यूटन्स रिंग, तो डिसअपीयर हो जाएगा जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया। फिर आगे पूछा गया है इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट नहीं न्यूटन्स रिंग्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, चार ऑप्शन दिया गया। पहला ये है लो सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स, या सॉरी लोअर सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स एंड अपर सरफेस ऑफ प्लेन ग्लास प्लेट, लोअर सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स यहां से एंड अपर सरफेस ऑफ प्लेन ग्लास प्लेट, और तीन और ऑप्शन इसी तरीके से घुमा के देगा कि अपर सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स एंड वगैरह वगैरह। आपको पता है कि इंटरफेरेंस यहां इसके लोअर सरफेस से और ग्लास प्लेट के किससे, अपर सरफेस से होता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि किस केस में हो रहा है, अपने दिमाग में रखेंगे। ऑप्शन कुछ भी आए आपको सही पता है तो आप उसी को टिक करेंगे। फिर वहां पे एक न्यूमेरिकल मैंने करवाया था नंबर ऑफ, जैसे कि मान लो दो वेवलेंथ की लाइट यूज की गई है, कहा गया है कि लैम्डा 1 की वजह से बनने वाला जो nth ऑर्डर का फ्रिंज है लैम्डा 2 की वजह से बनने वाले n+1 डार्क से कॉन्साइड कर रहा है, तो नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज या n स्मॉल n कैलकुलेट करना है। सीधे सीधे मैंने फार्मूला बताया था, एक बार आप नोट्स जरूर देखेंगे। और भी इसमें जो दिया जा सकता है पूछा गया है, जस्ट 1 मिनट, यस पूछा गया है कि न्यूटन्स रिंग्स आर यूजुअली स्टडीज इन द रिफ्लेक्टेड लाइट नॉट इन ट्रांसमिटेड लाइट, क्यों, ट्रांसमिटेड लाइट में भी होता है। मैंने बताया था ना कि अगर मान लो कोई आप एक थिन फिल्म लेते हैं तो यहां से भी आपका इंटरफेरेंस हो रहा है और ट्रांसमिटेड लाइट से भी हो रहा है, लेकिन जनरली मैं रिफ्लेक्टेड की बात करता हूं। लेकिन कह रहा है कि क्यों नहीं हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट के लिए ले रहे हैं, बिकॉज ऑप्शन ए कन्वीनियंस इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ऑप्शन बी हायर इंटेंसिटी इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, option C higher coherence in the reflected light, and option D better visibility of fringes in the reflected light, and that's the correct option, option D better visibility की बात करते हैं रिफ्लेक्टेड में। ओके फिर आगे एक और पूछ दिया गया था सेम प्रॉब्लम, नहीं एक और, न्यूटन्स रिंग में जो फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं कैसे होती हैं, याद करिए मैंने बताया था सर्कुलर क्यों होती हैं, फिर मैंने बताया कि सेम थिकनेस की क्यों होती हैं, क्योंकि अगर हम कांटेक्ट पॉइंट से चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस लें और उनका लोकस लें तो सर्कुलर आ रहा था। पूछा क्या गया ये देखें कि न्यूटन्स रिंग्स आर फ्रिंजेस ऑफ, ऑप्शन ए इक्वल इंक्लाइनेशन, ऑप्शन बी इक्वल थिकनेस, ऑप्शन सी बोथ इक्वल इंक्लाइनेशन एंड इक्वल थिकनेस, एंड ऑप्शन डी इक्वल रेडियाई। तो इस केस में मैंने बताया था कि न्यूटन्स रिंग्स इक्वल थिकनेस की फ्रिंजेस होती हैं। इक्वल इंक्लाइनेशन का किसका था, अगर आपको याद हो तो हेडिंजर फ्रिंजेस था, और हेडिंजर फ्रिंजेस और न्यूटन्स रिंग्स में क्या डिफरेंस था, तो 2-3 पॉइंट लिखवाया था, वहां से भी एमसीक्यू बन सकता है। तो दिस इज द एमसीक्यू फ्रेम ऑन द न्यूटन्स रिंग, जो भी होगा न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल उसका सेटअप वगैरह क्या। जैसे एक बार पूछ दिया गया कि जो हम लोग इंक्लाइन ग्लास प्लेट लगाते हैं 45 डिग्री पे क्यों रख रहे हैं, इस वजह से ताकि जो इंसिडेंट रहो नॉर्मली आपका आके गिरे किस पे, पूरे सिस्टम पे, प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेन ग्लास प्लेट पे। तो इस तरीके का और भी उसमें दिया जाएगा कि कहाँ से पाई का फेस चेंज होता है, और रिंग्स में क्या क्या आपका डायमीटर कैसे क्या है वो सब मैंने बता दिया। न्यूटन्स रिंग से इससे अलग आपके कुछ भी एमसीक्यू नहीं बन सकते हैं, जो मैंने डिस्कस किया। अब एक आता था बेस शेप फिल्म। बेस शेप फिल्म में पहला ही पूछा गया कि बेस शेप फिल्म क्या होता है, तो कहेगा कि एक ऐसा फिल्म जिसका थिकनेस एक पॉइंट पे 0 हो और ये वेरिएबली आपका क्या करे, ग्रेजुअली देखो यहाँ पे थिकनेस बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पे इस केस में जो फ्रिंज का विड्थ आ रहा था वो था λ/2 म्यू थीटा। इस पे 2-4 आपके एमसीक्यू बने हैं। जैसे पूछा गया है कि नेचर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न एट द कॉन्टैक्ट एज ऑफ बेस शेप फिल्म एज, हमेशा डार्क होगा अपेक्स पे, ये मैंने प्रूव करके दिखाया था, ऑप्शन होगा ऑलवेज डार्क। फिर पूछा गया है
कि ए वेव शेप थिन फिल्म हैज ऑप्शन ए नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस, ऑप्शन बी जीरो थिकनेस एट वन एंड एंड इंक्रीजेस, और इसी तरीके से दो और ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट पे जीरो थिकनेस है और वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। फिर अगर पूछे कि ये थीटा की वैल्यू कम करते जाए तो फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा, बता सकते हैं। फिर पूछे कि म्यू अगर चेंज करें तो क्या असर पड़ेगा, बता सकते हैं। लैम्डा चेंज करें तो क्या असर पड़ेगा, बता सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके एमसीक्यू यहां से भी फ्रेम हुए हैं जिनको आपको जानना होगा। ओके, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। अब आते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में आपके सबसे पहले तो ये जाना है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में भी जो फ्रिंजेस बनती हैं इक्वल इंक्लाइनेशन की बनती हैं। कंडीशन है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर का प्रिंसिपल क्या था, तो आप देखेंगे कि ये भी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पे काम कर रहा है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी देखेंगे आप, और न्यूमेरिकल्स सिंपली दे दिए जाएंगे छोटे मोटे, एक बार जरूर देखेंगे, जो भी मैंने एक दो न्यूमेरिकल करवाया था। पूछा गया है कि रिंग्स ऑब्टेन्ड बाय माइकलसन इंटरफेरोमीटर्स आर फ्रिंजेस ऑफ, ऑप्शन मैंने बताया इक्वल इंक्लाइनेशन। फिर पूछा गया है याद करें वहां दो ग्लास प्लेट था और एक ग्लास प्लेट मैंने कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट किया था कि जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ को इक्वलाइज करता था। पूछा गया है कि इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर्स द फंक्शन ऑफ कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट इज, ऑप्शन ए टू प्रोड्यूस अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई इन द इंटरफेरिंग वेव्स, ऑप्शन बी टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ वेव्स, ऑप्शन बी सी टू कंपनसेट द पाथ डिफरेंस इन ग्लास between two interfering waves, and option D to equalize the amplitude between the two waves। amplitude को तो equalize कर नहीं रहा था, तो option C is the correct to compensate the path difference in glass between the two interfering waves। और यही उसका काम भी था compensating glass plate का। उसका फंक्शन देख लेना, कब सर्कुलर फ्रिंज बनेगी, जब m1 m2 आपके परपेंडिकुलर थे या m1 और m2 डैश पैरेलल थे। कैसे आपका फ्रिंजेस बनेगा, कब आपका पैराबोलिक बनेगा, क्या क्या कंडीशन थी, इसका एप्लीकेशन क्या था। एप्लीकेशन में दो तीन मैंने मेरा फार्मूले लिखवाए थे, उसको आप देखेंगे, उस पर छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आप खुद करेंगे। यहाँ देखें द सेंट्रल वाइट फ्रिंज इन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो बनेगा तो वो भी सर्कुलर बनता था, याद करें, लेकिन उसका सेंट्रल फ्रिंज कैसा होगा। ऑप्शन ए ऑलवेज डार्क, ऑप्शन बी ऑलवेज ब्राइट, ऑप्शन सी डार्क और ब्राइट डिपेंडिंग ऑन द एडजस्टमेंट। हालांकि डार्क ब्राइट होता रहता था, लेकिन सेंट्रल की बात कर रहा है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑलवेज डार्क। क्यों, क्योंकि केंद्रीय आपने देखा था वहां पे हम लोग लिखते थे 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अगर हम सेंट्रल फ्रिंज की बात करें तो सेंट्रल फ्रिंज के लिए n 0 आ रहा था, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हमेशा आपका डार्क हो रहा था। फिर पूछा गया है माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज ए यूज्ड टू मेजर, ऑप्शन ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन बी एंगुलर डायमीटर ऑफ स्टार, ऑप्शन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑप्शन डी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर, ऑप्शन ई बोथ ए सी एंड डी। तीनों के लिए होता है, हालांकि मेन काम है स्टैंडर्ड, आपको स्टैंडर्ड एक मानक जो बनाया जाता था मीटर का उसके लिए। ओके, फिर कह रहा है यस एक और आपका दे दिया गया है। हाँ एक दो न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल करवा नहीं रहा हूं, न्यूमेरिकल वही है जो मैंने वहां करवाया था, तो इसलिए उसमें देखेंगे। यस कह रहा है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ऑप्शन सी एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पे था। फिर कह रहा है इंटरफेरेंस में बी सीन यूजिंग टू इंडिपेंडेंट सोडियम लैंप, ऑप्शन बी फ्लोरोसेंट लैंप, ऑप्शन सी लेजर एंड ऑप्शन डी मरकरी वेपर लैंप। तो लेजर सोर्स का यूज करके, क्योंकि लेजर आपके मोनोक्रोमेटिक होंगे, उनका यूज करके किया जा सकता है, लेकिन हाँ और वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स भी होता है। फिर पूछ रहा है द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, हालांकि फर्स्ट ईयर का है लेकिन पूछा जा सकता है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया गया। ऑप्शन ए टू मेजर द प्रिसाइजली द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, यस दैट इज द करेक्ट। हालांकि फिर भी इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये नहीं था, मेन था इथर के एग्जिस्टेंस के बारे में पता करना। याद अगर आपका आ रहा हो बीएससी पार्ट 1 यूनिट आपका सेकेंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो आपने डिटेल पढ़ा था। एनीवे तो ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर्स पे आप क्या होंगे।
फ्रेजनल बाय प्रिज्म का भी देखेंगे। फ्रेजनल बाय प्रिज्म में जो आपने देखा कि 179 डिग्री मिला के और एक 1 डिग्री होगा, और फिर किस तरीके से करते हैं उसमें अलग अलग जो लगे रहते हैं उनका क्या मतलब है, फिर क्या करने के लिए इसका यूज किया जाता था। मैक्सिमम लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो आई होप सो कि मैक्सिमम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो उस पर पीएचडी कर चुके होंगे वाइवा के थ्रू, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब आता था फैब्री पिराट। फैब्री पिराट में थ्योरी ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पहले एक डेरिवेशन करवाया था। उस डेरिवेशन की बात करें तो आपका दिया गया था I इक्वल टू टी स्क्वायर और रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी के टर्म्स में। उसको एक बार देखेंगे, डेरिवेशन नहीं, फाइनल रिजल्ट। वहीं से मैंने बताया था विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम, वो भी लिखवाया था, कॉपी में आप देखेंगे। फिर उसके बाद फैब्रिक पिराट फ्रिंजेस किस पे था, तो मैंने कहा था कि वो भी इक्वल इंक्लाइनेशन फ्रिंजेस होता है, और यहाँ पे जो आपका पैटर्न बनता था ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट था। दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे, माइकलसन में और फैब्रिक पिराट में क्या डिफरेंस है, क्या चीज थी जो माइकलसन नहीं कर पाया लेकिन फैब्रिक पिराट में हो सकता है, ये भी आप देखेंगे, मैंने लिखवाया था। ओके, फिर उसके बाद यस, ये आपके मच मोर टॉपिक्स एमसीक्यूज हैं जो आप कर सकते हैं लेके। और अगर आपने इतना डिटेल पढ़ लिया, मैं ट्राई करूंगा कि जितना मैंने ओरली आपसे भी डिस्कस किया क्लास में उसको पीडीएफ के फॉर्म में भेज सकूं, हालांकि मैं ट्राई करूंगा। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को सुन के आप बहुत स्टेबल कंडीशन में मत चले जाना कि नहीं अब तो सर भेजेंगे ही भेजेंगे। आप लोग इसको देखेंगे, वर्कआउट करेंगे, एक बार नोट्स लोगे, मैक्सिमम चीज़ें आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो होप सो कि इंटरफेरेंस से रिलेटेड अब आपके जो भी एमसीक्यू होंगे वो आपके दिमाग में चलेंगे खुद ब खुद जब आप नोट्स बनाएंगे या नोट्स जब पढ़ेंगे, और आप सब सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर।